ठीक है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करूंगा, इसको समझा करूंगा। तो एक कोड की इक्वेशन आती है जिसका मिडिल पॉइंट गिवन है ना, इसको बिल्कुल फंडामेंटल फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो इसका 1,0 सेंटर पता चल गया अपने को, है ना। सर्कल चैप्टर्स में हमने एक खास किस्म का कॉन्सेप्ट तो t=0 सीखा, और एक सीखा S1। S1 से भी तो काफी कुछ काम किया है आपने, बता दी है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। इसके अलावा भी कुछ सीखा है S1 का यूज? एज ऑफ नाउ तो यही सीखा है। तो t=0 और S1, ध्यान से सुनना मेरी बात को, t=0 और S1 बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं। इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके आप कई जगहों पे चीजों को डील कर सकते हो, ठीक है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, है ना। यहाँ पे मुझे क्यों याद आ गया ये वापस से? क्योंकि मैं वापस से इनका इस्तेमाल करने वाला हूं और आपको याद दिला रहा हूं कि t=0 और S1 का इस्तेमाल हमने पहले भी चीजों को डील करने में से मेरा क्या मतलब है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए t=0 का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, और कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया था वो आप सब जानते हो। और S1 कॉन्सेप्ट से हम पोजीशन ऑफ पॉइंट बता चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, ठीक है। हाँ, और मैंने आपको ये बताया था कि इनका इस्तेमाल यहीं पे खत्म नहीं होता, इनका इस्तेमाल और भी आगे होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खास किस्म की कोड की चर्चा करना चाहता हूँ। एक सर्कल है, देखिए आप, है ना, एक सर्कल है, और सर्कल की जो इक्वेशन ले ली मैंने, ये छोटे वाला सर्कल ले लिया मैंने। आपको कहा था सर्कल की शुरुआत जब मैं कर रहा था तब कि मैं छोटे वाले सर्कल को लेकर के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करूंगा, इसको समझा करूंगा। जो भी रिजल्ट्स आएंगे फिर देखा करेंगे कि सब पे लागू होंगे कि नहीं लागू होंगे, ठीक है। क्योंकि अलजेब्राइकली इसको डील करना बड़ा इजी रहता है, ठीक है। तो मैंने x² + y² = a² सर्कल को ले लिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक बिंदु है, एक बिंदु है सर्कल के अंदर, एक बिंदु है सर्कल के अंदर। इस बिंदु का नाम रख दिया मैंने पॉइंट P, x1, y1। मैं एक ऐसी कोड की इक्वेशन लिखना चाहता हूं जो इस बिंदु से पास करे। तो इस बिंदु से कितनी कोड पास कर रही होंगी? इनफाइनाइट। मगर मैं एक ऐसी कोड की इक्वेशन लिखना चाहता हूं जो इस बिंदु से पास करे और ये बिंदु उसका मिड पॉइंट हो। आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाहता हूं? मैं करना चाहता हूं, मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूं। किसकी इक्वेशन निकालना चाहता हूं? मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूं, मैं कोड की इक्वेशन ऑफ अ कोड हुज मिडल पॉइंट इज गिवन, जिसका मिडल पॉइंट दे रखा हो, हुज मिडल पॉइंट इज गिवन, जिसका मिडल पॉइंट दे रखा हो। तो मिडल पॉइंट तो मैंने दे रखा है जी, P is the middle point of the chord of the circle x² + y² = a², ठीक है। तो वो कोड अकेली होगी, एक होगी, कुछ ऐसी होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो कोड एक ही होगी और P उसका जो है वो मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है। और ये कोड होगी सर्कल की। तो मैं इस कोड की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, तो बताओ कैसे निकाले जाए इसकी इक्वेशन। देखो, इस कोड की इक्वेशन निकालने के लिए आप ये बोल रहे हो कि यार पॉइंट तो इस पे पता है, स्लोप कोई दे दे इसका। पॉइंट है ही, स्लोप दे देगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी आती है अपने को। अरे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी आती है अपने को, कोड भी तो एक लाइन ही तो है। इस लाइन की इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। कोड की इक्वेशन का क्या मतलब है? ये जो कोड जिस लाइन के ऊपर है उस लाइन की इक्वेशन की बात करना चाहता हूं मैं। समझ आ रही बात मेरे को? ठीक है। तो मेरे को इस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो सेंटर इसका 0,0 है, सेंटर जो है इसका C वो हो गया 0,0। तो यहां से C से P को मिलाओगे तो 90 डिग्री का एंगल बनना है। 90 डिग्री का एंगल बनना है। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप है वो एकदम यहाँ पे क्लियर है कि इसका स्लोप है y1 - 0/x1 - 0, दैट इज y1/x1 इसका स्लोप हो गया। तो इसका स्लोप y1/x1 है, तो स्लोप ऑफ कोड यहाँ पे निकल के आ गया आपका, है ना। स्लोप ऑफ कोड जो है ये यहाँ पे निकल के आ गया -x1/y1, ठीक है। स्लोप ऑफ कोड आपके पास है, बिंदु आपके पास है x1, y1 जहां से कोड पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ कोड आ गई भाई। तो इक्वेशन ऑफ कोड यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, है ना। इक्वेशन ऑफ कोड यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। इक्वेशन ऑफ कोड आ गई x - y - y1
y माइनस y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है माइनस x1 बाय y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कोड आ गई है। ठीक है, जिसका मिडल पॉइंट कितना है x1 कोमा y1। ठीक है जी, ओके जी। y1 को इधर लेके आया मैं तो क्या हो गई y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। ठीक है, मैं इस माइनस x1 को लेफ्ट में लाऊंगा तो ये हो गया प्लस x1, है ना। y1 यहाँ पे है ही, है ना, y1 यहाँ पे है ही, है ना, इज इक्वल टू ये जो y1 स्क्वायर है इसको मैं इधर ले गया तो ये हो गया आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। देखो आपके सामने ऐसा कुछ हो गया। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा कुछ हो गया, है ना। ऐसा कुछ होते ही मैंने क्या कर दिया माइनस ए स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। मैंने दोनों तरफ माइनस ए स्क्वायर कर दिया। जैसे ही मैंने माइनस ए स्क्वायर किया तो अच्छा, सर्कल मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था तो सर्कल को मैं एस बोल सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि ये सर्कल मेरा है एस। तो अगर सर्कल को आप एस बोलोगे तो इक्वेशन मेरी ये हो गई। ठीक है, अब देखो S1 तो लिखा हुआ है बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने और T लिखा हुआ है लेफ्ट में, तो T इक्वल टू S1 कर दोगे अगर आप तो एक कोड की इक्वेशन आती है जिसका मिडिल पॉइंट गिवन हो, जिसका मिडिल पॉइंट x1 y1 हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? t इक्वल टू 0 ने टेंजेंट दी थी, s1 ने पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल बताई थी, t इक्वल टू s1 ने कोड बता दी जिसका मिडिल पॉइंट हमें मालूम हो। तो t इक्वल टू s1 ने देखो एक और गजब की चीज दे दी। तो अब भाई t इक्वल टू s1 याद रखना बेहतर है या फिर ये पूरी इक्वेशन याद रखना बेहतर है? मतलब t इक्वल टू s1 याद रखना बेहतर है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? करेक्ट है बात एकदम, है ना। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे अप्लाई करें मान लो बड़े वाले सर्कल में, अच्छा बड़े वाले सर्कल में भी अगर अपन प्रूव करेंगे तो यही आएगा t इक्वल टू s1। आप चाहो तो प्रूव करके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो सर्कल मेरा है बड़े वाला, बड़े वाले से मेरा मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सर्कल मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये सर्कल है ना। अगर मैं इस वाले सर्कल में आपसे ये उम्मीद करूं कि आप एक ऐसी कोड की इक्वेशन निकाल दें जिसका मिडल पॉइंट जो है वो x1 कोमा y1 हो। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं इक्वेशन ऑफ कोड निकल जाए, है ना, टू द गिवन सर्कल, to the given circle whose middle point is P, whose middle point is P x1 कोमा y1। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या लगता है आपको क्या मिलेगी? t बराबर s1 मिलेगी, है ना। तो एक बार लिख के देखें अपन t बराबर s1, इसका t लिख के बताओगे t कितना हो जाएगा? x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस सी, है ना, इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस सी। दोनों तरफ सी काट दो और फिर इसको रीअरेंज कर लो, सिंपलीफाई कर लेना, वैल्यूज दी होंगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ कोड टू द गिवन सर्कल हुज मिडिल पॉइंट इज x1 कोमा y1। और ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन मेरी t इक्वल टू s1 है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि जो t इक्वल टू s1 है, t इक्वल टू s1 है, इंपॉर्टेंट बात है। इक्वेशन ऑफ कोड जिसका मिडिल पॉइंट गिवन हो उस कोड की इक्वेशन निकालने के काम आती है। t की आपको फॉर्मेशन मालूम है, s1 का मीनिंग आपको मालूम है, तो t इक्वल टू s1 आपका क्लियर है एकदम। ठीक है जी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे हो जाएंगे वो सॉल्व। एज ऑफ नाउ ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर होगा एकदम आपको। ठीक है, अब बात यहाँ पे एक और भी है कि जो t इक्वल टू s1 कॉन्सेप्ट है ये सर्कल में तो लगता ही है, ये पैराबोला में भी लगता है, ये इलिप्स में भी लगता है, ये हाइपरबोला में भी लगता है ना। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि यार एक पैराबोला है ना, एक पैराबोला है,
पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, है ना, ये आपको मैंने बताया कि पैराबोला की इक्वेशन है। और मैं आपसे कहूं कि जी मुझे बताओ पैराबोला में एक ऐसी कोड की इक्वेशन मेरे को बता दो जिसका मिडल पॉइंट x1 y1 हो। तो ऐसी कोड की इक्वेशन पैराबोला में बता दो जिसका मिडिल पॉइंट x1 y1 हो, तो t इक्वल टू s1 मिलेगी, है ना। ये पैराबोला में प्रूव करूंगा मैं, t इक्वल टू s1 है, थोपूंगा नहीं आपके ऊपर, बट अभी बता दे रहा हूं आपको कि जी मिलेगी t इक्वल टू s1, इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये। तो पैराबोला का t बना दोगे आप यहाँ पे, तो क्या हो गया, y y स्क्वायर को y लिख दिया, माइनस 2a, हाँ, इंटू 2x को लिख दिया, x प्लस x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax। ये बताओ, ये पैराबोला में कोड लिख दी मैंने जिसका मिडिल पॉइंट अपने को मालूम है, ठीक है। हाइपरबोला की इक्वेशन दे दूंगा तो वहां पे भी लिख दोगे आप, t बराबर s1 ही तो करना है ना। अगर मैं इलिप्स में लिखवाऊंगा कोड जिसका मिडिल पॉइंट गिवन है तो भी वहां पे भी t इक्वल टू s1 लिख दोगे आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि t इक्वल टू s1 जो है, ये इक्वेशन, ये जो t इक्वल टू s1 कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ सर्कल में ही नहीं बल्कि सर्कल के अलावा भी बाकी जो कॉनिक्स हैं उनमें भी ये वैलिड होता है ना। एज ऑफ नाउ अपन सर्कल पढ़ रहे हैं, तो सर्कल के केस में तो यार लिख ही लो आप इसको, है ना। ये मैंने बड़े वाले सर्कल पे बात बताई है और यहाँ पे मैंने बताई है छोटे वाले सर्कल पे, ठीक है। ये मैंने छोटे वाले सर्कल पे बात बताई है, ठीक है जी। देखो जरा, एक सर्कल मैंने ले लिया, ठीक है। एक सर्कल है अपना छोटू सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। छोटू सर्कल, एक पॉइंट ले लिया मैंने x1 y1 पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट लिया है x1 y1 पॉइंट। अपन ये तो जान ही चुके हैं कि यार दो टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर सकते हैं अपन, ठीक है। दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है जी, कर दी दो टेंजेंट ड्रॉ। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पॉइंट ए बोला, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका नाम रख दिया मैंने ए। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जी, इसका नाम रख दिया मैंने बी। ए और बी दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाएंगी, उनके करस्पॉन्डिंग ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए, बिल्कुल आ गए जी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, एक मिनट रुकिए जरा, इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं, अरे क्या हो गया भाई, ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये एक कोड आ गई, आगे कि नहीं आगे कोड, है ना। दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब मैंने ज्वाइन किया ये कोड आ गई। पहले तो ये समझना है कि हम इस कोड को कोड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। एक बात तो ये समझनी है कि हम इस कोड को बोलते क्या है, कोड ऑफ कांटेक्ट। कोड ऑफ कांटेक्ट बनती है बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। मैं एक बात कह रहा हूं, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक कोड ऑफ कांटेक्ट एग्जिस्ट कर रही है। बाहर ये वाला पॉइंट आप लोगे तो यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर लो जी, दो आएंगी, इनको ज्वाइन करो जी, ये कोड ऑफ कांटेक्ट आ गई। बाहर हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक कोड ऑफ कांटेक्ट इस डायग्राम में मेरे को मिलेगी, इस सर्कल पे मेरे को मिलेगी, ठीक कह रहा हूं मैं। मेरी इच्छा है कि मैं इस कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालूं, आप हेल्प कर सकते हैं क्या? मैं इस कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालना चाहता हूं। टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट, टॉपिक है इक्वेशन निकालना, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट। ये कोड ऑफ कांटेक्ट क्या है ये मैंने बता दी कि ये कोड ऑफ कांटेक्ट क्या है ना।
है ना। फिर भी मैं लिख दूंगा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे, ये लो लिख देता हूँ, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये आगे जो चैप्टर्स आएंगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वहां पे भी ये वाला शब्द आएगा, वहां पे भी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ कोड, है ना, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ कोड, है ना, मेड बाय joining the points of contact, made by joining the points of contact, है ना, points of contact of the tangents drawn from external point, drawn from external point, external point, है ना। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है ये तो क्लियर है। इक्वेशन कैसे निकालें, इक्वेशन कैसे निकालें, इसके लिए या तो ये दोनों पॉइंट मिल जाए मेरे को, मगर ये दोनों पॉइंट कैसे निकालें, ये भी अपने आप में एक मजेदार बात है ना। तो सजेस्ट कर सकते हो क्या कोई तरीका जिससे मैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख दूं। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखने का एक बहुत ही शानदार तरीका देखिए आप, मतलब इससे अमेजिंग कोई तरीका ही नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी निकल जाएंगे तो कोड ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगी। मान लो ए के कोऑर्डिनेट हैं, क्या माने, x1 कोमा y1 तो ले लिया मैंने, इसको ले लेते हैं अपन, इसको ले लेते हैं अपन अल्फा 1 कोमा बीटा 1, ये लो, और बी के कोऑर्डिनेट्स को ले लो अल्फा 2 कोमा बीटा 2। मैं कह रहा हूं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 को सेटिस्फाई करती होगी, वो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ही होगी, कोई दूसरी नहीं होगी। तो मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तलाश कर रहा हूं जो अल्फा 1 बीटा 1 और अल्फा 2 बीटा 2 से पास कर रही है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन निकलते हैं, अपना काम खत्म, निकालेंगे जी वो स्ट्रेट लाइन। मगर उससे पहले मुझे बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए लिख दोगे क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए क्या होगी जी? क्या इक्वेशन होगी? t इक्वल टू 0 बना दूं तो x1 तो अल्फा 1 है, y1 वो बीटा 1 है, ये हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी वो हो जाएगी आपकी x अल्फा 2 प्लस y बीटा 2 इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि t इक्वल टू 0 से आती है। अरे समझ आ रही है, आ रही है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये ए पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन आ गई। इसकी इक्वेशन में x1 y1 तो सेटिस्फाई करेगा, और इसकी इक्वेशन में भी x1 y1 सेटिस्फाई करेगा, करेगा। तो इसकी इक्वेशन में भी x1 y1 सेटिस्फाई करेगा, x1 कोमा y1 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, और x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसको भी सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा जी। अगर x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो करवा देते हैं यार। जब आप x1 y1 इसको सेटिस्फाई करवाओगे तो ये x1 इंटू अल्फा 1 प्लस y1 इंटू बीटा 1 इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, और ये x1 इंटू अल्फा 2 प्लस y1 इंटू बीटा 2 इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। समझ आ रही बात आपको?
ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है और ये वाली बात भी बिल्कुल ट्रू है। ध्यान से सुनना, मैं एक बात कह रहा हूं, ये वाली बात भी ट्रू है और ये वाली बात भी ट्रू है। इन दोनों बातों को देख करके एक दिन एक मैथमेटिशियन ने बहुत गहराई से इनको देख के एक बात कह डाली। वो बात ये कह डाली, उसने कहा कि इन दोनों को देख के ऐसा लगता है मानो, इन दोनों को देख के ऐसा लगता है मानो किसी ने इसके अंदर एक बार अल्फा 1 बीटा 1 पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिया हो और एक बार अल्फा 2 बीटा 2 पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिया हो, ऐसा लगता है इनको देख के। तो क्या उसकी बात ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी। उसने इनको देख के ऐसा लगा कि ये जो अल्फा 1 और ये जो अल्फा 2 वाली ये जो पोजीशंस हैं, है ना, इस पोजीशन पे एक्स रख दिया उसने, बीटा 1 बीटा 2 इस पोजीशन पे वाई रख दिया, और उसको ऐसा लगा कि यार ऐसा लग रहा है जैसे इस इक्वेशन में एक बार अल्फा 1 बीटा 1 कर दिया हो, एक बार अल्फा 2 बीटा 2 सेटिस्फाई करवा दिया हो, है ना। अब ये बात से सब लोग सहमत हो गए। अब जैसे ही इस बात से सब लोग सहमत हो गए तो उसने फिर नई लाइन बोल दी। उसने कहा ये स्ट्रेट लाइन है। इससे भी सहमत हो गए लोग। और पिछली बात याद दिलाई जो हमने अभी कही थी कि स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसी कौन सी स्ट्रेट लाइन है जो ये हिम्मत कर सकती है कि ए और बी को सेटिस्फाई करे? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। ये तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होनी पड़ेगी। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसने कहा कि मैंने अल्फा 1 बीटा 1 निकाले भी नहीं फिर भी लाइन की इक्वेशन निकाल दी। बताइए, मैंने अल्फा 2 बीटा 2 निकाला भी नहीं फिर भी लाइन की इक्वेशन निकाल दी, जस्ट बाय गिविंग इनफ अमाउंट ऑफ लॉजिक्स एंड बाय डूइंग सम स्टाइलिश काइंड ऑफ कैलकुलेशन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सहमत हो इस बात से? है ना। उसने दो बातें कही, उसने दो बातें करी। उसने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली बात तो हम ये कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट x(x1) plus y(y1) equal to a square will satisfy a point alpha 1 beta 1 and b point alpha 2 beta 2। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर आप इससे सहमत हो कि ये स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन इन दोनों को सेटिस्फाई करती है, तो ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है और ये ए बी को सेटिस्फाई करती है, तो इसको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ही होना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? है ना। दूसरी बात उन्होंने कही कि x(x1) plus y(y1) equal to a square is a straight line satisfying point A and B। फिर से यहाँ पे लिख दिया मैंने point A and B, hence this is the required equation of code of contact। ठीक है ना, समझ आएगी बात? ठीक है ना। सो नेक्स्ट है ना, ये पहली बात यहाँ से कंक्लूजन निकली, दूसरी बात कंक्लूजन निकली, और लास्ट में अपन ने तीसरी बात कह डाली कि सो x(x1) plus y(y1) equal to a square is the equation of code of contact। और जैसे ही मैंने कही कि इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये वाली इक्वेशन कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो फिर से t इक्वल टू 0 है। ये तो t इक्वल टू 0 है अपना। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखनी है तो t इक्वल टू 0 कर दो। इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? t इक्वल टू 0 की ब्यूटी अब समझ में आना थोड़ी थोड़ी चालू मुझे लगता है तुमको हो गई होगी
कि t इक्वल टू 0 जब मैथमेटिशियन लोगों को लगा कि ये तो बहुत जगह आ रहा है, तो क्यों ना इसको एक नाम ही दे दिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये तो। अरे समझ आ रही है बातें? तो t इक्वल टू 0 बना दोगे अगर, t इक्वल टू 0 बना दोगे अगर सर्कल की इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल पॉइंट, तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकल जाती है। t इक्वल टू 0, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 जो कहानी है, ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट को रिप्रेजेंट तभी करेगी t इक्वल टू 0 ऑफ द सर्कल with respect to the external point, with respect to the external point will represent the equation of chord of contact, will represent the equation of chord of contact, chord of contact। समझ आ रही बात आपको? ठीक है। अगर सर्कल के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट का t इक्वल टू 0 बनाओगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। सर्कल के बाहर लाई करने वाले पॉइंट का t इक्वल टू 0 बनाओगे तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आएगी। सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, उसका t इक्वल टू 0 बनाओगे तो क्या आएगा वो आगे बताऊंगा। t इक्वल टू 0 क्या देता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बिंदु कहां है। ये यहां पे आज हमें समझ में आना चाहिए। कोई पूछे t इक्वल टू 0 क्या है, तो उससे दो बातें पूछो, किसका बना रहे हो? बोलेगा सर्कल का बना रहा हूं। तो पूछो कि बिंदु कहां है, वो बोले ऊपर है सर्कल के, तो उसको बोलो t इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन देता है। वो बोले कि नहीं जी बिंदु सर्कल पे नहीं, सर्कल से बाहर है, तो बोलो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन देता है। बोले कि नहीं जी बिंदु तो अंदर है, तो t इक्वल टू 0 पोलर की इक्वेशन देता है। पोलर को आगे पढ़ेंगे अपन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बातें अपने को यहां पे अगर समझ में आ रही हैं तो मुझे लगता है t इक्वल टू 0 फिर कंप्लीटली अपने को समझ में आ रहा है। खेल t इक्वल टू 0 का नहीं है, खेल t इक्वल टू 0 का है, मगर किस बिंदु का बना रहे हो उसका भी बहुत बड़ा खेल है। वो बिंदु कहां है? जब हमने सीखा था कि t इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे हमने ये भी लिखा था कि t इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है वेयर द पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल। समझ आ रही है बात आपको? तो यहां एक नया t इक्वल टू 0 आया है। नए t इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, उसका t इक्वल टू 0 हमने बनाया है। और एक बात तो अभी तक क्लियर हो गई होगी कि जो t इक्वल टू 0 बनता है वो पॉइंट को लेकर के और सर्कल की इक्वेशन को लेकर के बनता है। ठीक है ना भाई? उसमें x1 y1 पॉइंट तो होना ही चाहिए, सर्कल की इक्वेशन होनी चाहिए, तभी तो x स्क्वायर को x1 लिख पाओगे, y स्क्वायर को y1 लिख पाओगे, 2x को x प्लस x1 लिख पाओगे, 2y को y प्लस y1 लिख पाओगे। कांस्टेंट टर्म को यूं का यूं रखते हैं अपन। समझ आ रही बात आपको? तो लिखो जरा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की बातें। आप लोगों ने ट्राई करा होगा, ठीक है? आप इसको देखें एक बार। सी सर्कल यहां पे दिया हुआ है ना? एक मूविंग पॉइंट है, सर्कल ये है मेरा। इस सर्कल को ध्यान से देखोगे ना, तो आप देखो इसको ऐसा लिख दूं क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऐसा लिख दिया। ठीक है? तो है ना, इसको बिल्कुल फंडामेंटल फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है ना? तो इसका 1,0 सेंटर पता चल गया अपने को, है ना? तो सर्कल जो है, सर्कल बना लेते हैं। ये यहां बना लिया सर्कल मैंने, ये लो। इसका सेंटर अपने को पता चल गया जी। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं।
सेंटर अपने को ये पता चल गया, सेंटर इसका है 1,0, ठीक है ना। फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, पी इसके ऊपर मूविंग पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है इसके ऊपर, इसने कहा फ्रॉम दिस मूविंग पॉइंट कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इज ड्रॉन टू दिस सर्कल। इस सर्कल पे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट अपने को ड्रॉ करनी है। तो इस सर्कल से दो, है ना, इस पॉइंट से दो लाइनें खींच के और इस सर्कल के ऊपर एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी और एक कंसेंट्रिक सर्कल है दोनों। तो ये वाला जो सर्कल है, इस वाले सर्कल को भी अगर मैं देखूं ध्यान से, तो इसको लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल है ये, ठीक है ना। ये जो है ये डायरेक्टर सर्कल है, किसका, सर्कल एस का, ये सर्कल एस बोल देते हैं, डायरेक्टर सर्कल है ना, डायरेक्टर सर्कल ऑफ एस, है ना, क्योंकि इसकी रेडियस 1 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर जो सर्कल है ना, उसका सीन कुछ ऐसा है कि ये लो, ये बना दिया मैंने सर्कल, है ना, कंसेंट्रिक सर्कल यहाँ बन रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल यहाँ बन रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट से आप कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाओगे ना ये वाले सर्कल की, तो ऐसी कुछ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी, ये सिचुएशन बन गई, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बन गई, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री की टेंजेंट बन रही होंगी, ये एंगल 90 डिग्री है जी, क्यों, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल से आपने टेंजेंट मारी है, 90 डिग्री का एंगल भी अपने को पता लग गया है। फाइंड लोकस ऑफ सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल CAB। CAB का जो सरकम सेंटर है उस पर फोकस करना है अपने को और फिर उसका लोकस फाइंड आउट कर देना है। तो CAB क्या है, C सेंटर है सर्कल का, A और B क्या है, यहां पे बता रखा है कि जी C सर्कल का सेंटर है और AB जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यही हो गए, ठीक है। तो ये जो CAB ट्राइंगल बन रही है, मैं कह रहा हूं कि जो CAB ट्राइंगल बन रही है ये ट्राइंगल भी 90 डिग्री की ट्राइंगल है जी, जो CAB ट्राइंगल बन रही है ये भी 90 डिग्री की ट्राइंगल है जी, क्योंकि ये 90 ये 90 ये 90 तो ये भी 90 हो गया। तो CAB जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है जी, यहां पे नोट कर लो, ट्राइंगल CAB इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ये तो इसका जो सरकम सेंटर है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका AB कोड का मिड पॉइंट है ना। सरकम सेंटर जो है, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल CAB इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड AB, कोड AB का मिड पॉइंट है। कोड AB का जो मिड पॉइंट है इसको ले लेते हैं H, मुझको इस H, का लोकस बताना है, H, का लोकस बताना है, ये हो गया सवाल, ठीक है। तो H, का जो लोकस होगा, जैसे ही P मूव करेगा तो H, सर्कल में मूव करेगा, क्योंकि पूरा डायग्राम मूव कर रहा होगा। तो रिजिड बॉडी का एक बिंदु के अबाउट एक दूसरा बिंदु सर्कल में मूव करेगा, तो उस रिजिड बॉडी का हर पॉइंट ही सर्कल में मूव करेगा, है ना, फील कर सकते हैं अपन। तो ये ऐसा सर्कल बनेगा H, का लोकस। तो ये सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सर्कल है सेंटर तो उसका भी यही है, सेंटर तो उसका भी यही है, रेडियस बता दो काम हो गया। लोकस ऑफ दिस मिड पॉइंट, लोकस ऑफ दिस मिड पॉइंट H, विल बी अ सर्कल, विल बी अ सर्कल, और सर्कल भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, ठीक है। रेडियस कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी जी, देखो ये लेंथ को R बोल देते हैं, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली छोटू सर्कल की रेडियस कितनी है 1, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल था, तो R मेरे को लगता है 1/√2 नहीं आ गया, R आ गया 1/√2, R 1/√2 आ गया, है ना।
आर 1/√2 आ गया जी, बिल्कुल एकदम। ये एंगल देखो 45 डिग्री है, तो 1 cos 45 ले लो या 1 sin 45 ले लो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आर इज बेसिकली 1 cos 45 डिग्री, ठीक। तो आर आ गई, सेंटर आ गया, तो लोकस लोकस आ गया जी हमारे पास। लोकस कितना आ गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ये आंसर को टिक मार देंगे अपन। अरे समझ आ रहा है? कहीं पे कोई भी डाउट, शंका, संदेह हो तो बता दो मेरे को, बता दूंगा वापस। नीट एंड क्लीन डायग्राम है, ज्योमेट्रीज डायग्राम की समझ ली है, फिर तो कुछ भी नहीं करना। ऑब्जर्व करना है कि डायरेक्टर सर्कल था, ये ऑब्जर्व नहीं करा तो कैसे काम चलेगा? 90 डिग्री का एंगल ऑब्जर्व नहीं करा तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? ठीक है जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है कि फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ दिस सर्कल दैट पास थ्रू 0,0। मतलब ये है कि एक सर्कल है मेरे पास, है ना। सर्कल हमने लगा लिया, एक सर्कल हमने लगा लिया, ठीक है। सर्कल हमने लगा लिया, है ना। इस सर्कल की कुछ कोड 0,0 से पास कर रही हैं। ध्यान से देखो आप बात को। अब 0,0 मुझे नहीं पता कहाँ है, यहां है, ऊपर तो नहीं है क्योंकि सी ऐसा तो नहीं लिखा हुआ 0 है, अंदर है, कहीं पे भी हो 0,0। तो 0,0 से बहुत सारी कोड पास कर रही हैं। देखो आप, 0,0 से बहुत सारी कोड पास कर रही हैं, ये देखो पास कर रही है ना। तो इन कोड का जो मिड पॉइंट है वो देखें। देखो ये जो कोड है यहां से यहां तक की, ये वाली कोड, इसका मिड पॉइंट को देखो जी। ना 0,0 से पास करने वाली कोड, ये वाली कोड को देखिए आप। 0,0 से पास करने वाली कोड्स को देखिए जी आप। 0,0 से पास करने वाली जो कोड्स हैं उनको देखिए आप। तो 0,0 से पास करने वाली ये जो कोड है, इनके मिड पॉइंट को देखिए आप ऐसे करके। ये देखो मिड पॉइंट को, आपको मजा आएगा देखने में। ये देखो, तो इनके मिड पॉइंट एक कोई कर्व है, उस कर्व पे लाई कर रहे हैं। इनके मिड पॉइंट ने जो फील दिया वो फील दिख रही है क्या आपको? फील आ रही है? दिखेगी तो फील कैसे है? फील तो आएगी, लेकिन दिख भी रही है यहाँ पे। तो ये जो मिड पॉइंट है ये कैसा पाथ ट्रेस करेंगे, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैथमेटिकली तो मैं 2 लाइन में कर देता, लेकिन आपको ये बात दिखनी भी जरूरी थी यहाँ पे कि हो क्या रहा है। अरे समझ आ रही है क्या बात? है ना। सर्कल है, मिड पॉइंट का लोकस बताना है, ऐसी कोड जो 0,0 से पास करती है, तो ये सिचुएशन हो रही है। अब मिड पॉइंट को वेरिएबल मानना पड़ेगा, h कोमा k ले लिया मिड पॉइंट को, है ना। पॉइंट m जो है उसको h कोमा k ले लिया जी। पॉइंट m को h कोमा k ले लिया। सर्कल जो है मेरा वो गिवन है ही। तो अब मुझे ये बात तो पता चल जाएगी कि h कोमा k किसी कोड का मिड पॉइंट है, तो उस कोड की इक्वेशन कैसी दिखती होगी? t इक्वल टू s1, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इक्वेशन ऑफ कोड whose middle point is h comma k will be t equal to s1। t equal to s1 होगी, और t equal to s1 इसका खट से बना देता हूं मैं, x h प्लस वाई के प्लस जी एक्स प्लस एच प्लस एफ वाई प्लस के प्लस सी इज इक्वल टू s1 जो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस सी। ठीक है, समझ आ गई बात? है ना। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन 0,0 से पास करती है। दिस विल पास थ्रू 0,0, दिस विल पास थ्रू 0,0। ठीक है, 0,0 से ये पास होनी चाहिए। तो देखो सी तो कैंसिल हो गया,
तो जब हम इसको 0 0 से पास करवाएंगे, 0 0 से पास करवाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, x और y की जगह 0 0 डालना पड़ेगा ना अपने को, x और y की जगह 0 0 डालना पड़ेगा, x और y की जगह 0 0 डालेंगे तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, x के 0 डालेंगे तो देखो क्या हो गया, ये gh हो गया, है ना, प्लस एफ के हो गया, है ना, इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk। ठीक है जी, gh को इधर लाओ जी, fk को इधर लाओ जी, है ना, तो क्या हो गया जी ये, है ना, तो देखो इसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं, तो ये हो गया जी h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस gh प्लस fk इक्वल टू 0। और लोकस में क्या करते हैं, h को लास्ट में क्या लिख देते हैं, x, और k को क्या लिख देते हैं। तो आप इंटरेस्टिंग बात यहां पे नोट करके देखो कि ये तो आ गया सर्कल, क्या आ गया, सर्कल। शायद शायद ये सर्कल कुछ ऐसा था, यूं करके ऐसा कोई सर्कल बन रहा होगा, ये बन गया, अगर 0 0 अंदर है तो बाहर है तो 0 0 अंदर है तो शायद दूसरा पोर्शन भी बन जा रहा होगा। नहीं, दूसरा पोर्शन कैसे बन जा रहा होगा, बाहर कैसे बनेगा, बाहर तो नहीं बनेगा, पोर्शन ऑफ अ सर्कल आ गया कुल मिला के, पोर्शन ऑफ अ सर्कल, मिड पॉइंट तो अंदर ही रहेंगे ना, पोर्शन आ गया सर्कल का। ठीक है, 0 0 तो चाहे कहीं रहे। अरे समझ आ रही है बात आपको, आ गया तो आ गया, लिख लो।